हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए सुर्खियों के साथ, एक नया जो है खबर के साथ, जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से हेल्प करने वाला है, सहायता करने वाला है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चूँकि पूरे भारत में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या अब बढ़ा दी गई है, यानी अब टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वह हो गई है 57। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से MH-60R हेलीकॉप्टर जो लिया गया है अमेरिका से, उसके बारे में, और उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे इसरो का जो प्रोवा 3 मिशन, यह कौन सा मिशन है इसके बारे में, और जो चाइना का जो अंटार्कटिका मिशन है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे चर्चा करें। तो आइए चलते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पे। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है आज, कि जो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो कौन सा बना है। रातापानी जो है वह 57वां बाघ अभ्यारण्य बना है। तो रातापानी जो है वो बना है, यानी रातापानी बाघ अभ्यारण्य बना हुआ है 57वां टाइगर रिजर्व। तो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। अब है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ये रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 763.812 वर्ग किलोमीटर, और बफर क्षेत्र इसमें कितना है, 507.653 वर्ग किलोमीटर है। और कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1271.465 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो हमने देखा कि रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो है वो क्या बना है, भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य अभी लेटेस्ट में बना है, जो मध्य प्रदेश में है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश का कौन टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है और भारत का 57वां बना है। ठीक, अब यह रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में अगर थोड़ा सा अगर हमको जानकारी लेनी हो तो हम ये ले सकते हैं कि यह टाइगर रिजर्व जो पार्क है 17 साल का इंतजार करना पड़ा, 17 साल बाद जाके तब इसको मिला हुआ है क्या, टाइगर रिजर्व का इसको घोषित किया हुआ है। तो आपको जैसे पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, और यह गवर्नमेंट जो है MP का 9वां टाइगर रिजर्व अब जाके घोषित किया हुआ है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क में मौजूद कितने बाघ हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग, इसमें 90 बाघों की संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में है वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो एक तो अभी हुआ लेटेस्ट रातापानी जो मिला हुआ है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कान्हा यहीं पे है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, फिर संजय गांधी है। ठीक है, फिर पन्ना और वीरांगना दुर्गावती के बाद यह 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश का कौवा बाघ अभ्यारण्य है, 8वां है, और भारत का 57 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल जो 8 जो टाइगर रिजर्व अब हैं वो कौन कौन है, तो एक तो है कान्हा, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पेंच, 5वां संजय गांधी, और 6वां जो है वो है आपका पन्ना, 7वां है वीरांगना दुर्गावती, और 8वां आपका क्या है, ये बन रहा है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब मुख्य रूप से अगर हम देखें कि यह टाइगर रिजर्व भारत में जो है मुख्य रूप से अभी कितने हो गए, तो भारत की अगर बात करें तो कितने हो गए हैं, 57 हो गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में हमने देखा कितना, 8। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 8 है। तो अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी संख्या है, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो 55वां में देखा जाए तो राजस्थान का बना था धौलपुर करौली। ठीक, और 54वां जो बना था वो कौन बना था, वीरांगना दुर्गावती बना हुआ था। ठीक है, ये 54 नंबर का बना हुआ था जो मध्य प्रदेश में अभी हम लोग देखे हैं। ठीक, अगर वैसे अलग राज्य वाइज देखे तो उत्तराखंड में कौन है, राजा जी है और कॉर्बेट है, यह उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में अगर देखें आप तो पीलीभीत है, दुधवा है, ये सब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक, वैसे ही बिहार में देखें तो वाल्मीकि है। ठीक, तो वैसे ही सिक्किम में क्या है आपका देखेंगे यहाँ पे बुक्सा है। ठीक, असम में क्या है, मानस है, फिर आपका ओरांग है, फिर काजीरंगा है, फिर नामेरी है, ये सब कहाँ पे है, असम में है। फिर आप अगर नीचे आते हैं
तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 ठो टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, 3 ठो सॉरी। एक कौन है, कामलांग है, एक उसके बाद से नामदफा है, और तीसरा जो है पाके। तो पाके टाइगर रिजर्व हो गया, नामदफा जो हो गया, और कामलांग हो गया, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन है, मुकुंदरा है, फिर रामगढ़ विषधारी है, फिर उसके बाद से रणथंभौर है, और धौलपुर करौली है, और मुख्य रूप से सरिस्का है। ये कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है आपके। ठीक, और 8 ठो जो हम लोग मध्य प्रदेश में, वो तो देखे ही हम लोग साथ में। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर अगर पलामू की बात करें तो ये पलामू कहाँ पे है, तो आप झारखंड में देख सकते हैं। संजय जो धुबरी देख रहे थे वो कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन है, एक तो इंद्रावती है, और एक जो है अचांकमर है। ठीक है, अचांकमर, तो इसको याद रखिएगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है सतकोसिया और सिमलीपाल, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में तो सुंदरबन, ठीक है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, वैसे ही असम के हमने बताया ही असम के बारे में। ठीक, तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर अगर तमिलनाडु में थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये कौन सा है, पेरियार है, फिर अन्नामलाई है, फिर सत्यमंगलम है। ठीक, तो ये सब किस में है, आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं नागार्जुन सागर है, फिर अमराबाद है। ठीक, ये सब कहाँ पे है आपके आंध्र प्रदेश में, और फिर कावल है, ये सब कहाँ पे है आपके मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है। ठीक वैसे ही अगर हम कर्नाटका की तरफ चलें तो इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो जो काली है, या भाद्रा है, ठीक, या फिर से नागरहोल है। तो नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, फिर बांदीपुर भी आप देख सकते हैं वहीं पे है। फिर बिलीगिरी राम रंगनाथ जो टेम्पल है वो भी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पे है। फिर अगर केरला में देखें तो मधुमलाई है, पराम्बिकुलम है, फिर श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई है, उसके बाद से कालाकाद मुंडाथुराई है। ये जो है मुख्य रूप से केरला में आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे ही अगर मुंबई में देखा जाए, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, तो टडोबा है, बोर है, उसके बाद से कौन है, मेलघाट है, पेंच महाराष्ट्र वाला है, और फिर नेवगांव नेगजीरा है, और सह्याद्री है। ये सब कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो हमने पढ़ाई कहाँ पे, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है। बुक्सा कहाँ पे है, बुक्सा अगर हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ पे है, तो मुख्य रूप से बुक्सा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मानस ये कहाँ पे है, तो मानस हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया, ये सब कहाँ पे है, असम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पन्ना अगर देखें, पन्ना, कान्हा, ये सब कहाँ पे है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। तो ये सब टाइगर रिजर्व्स हैं जो हमने देखा। उसके बाद से देखा जाए कि टाइगर रिजर्व क्यों बनाए गए और टाइगर रिजर्व की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि टाइगर को रिजर्व करने के लिए आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष चूंकि टाइगर की संख्या कम हो रही थी, और कम होने के चलते चूंकि इनको रखा गया है, जो IUCN का जो कैटेगरी है उसमें इंडेंजर्ड में रखा गया है, क्योंकि इनका इलीगल रूप से ज़्यादा व्यापार होता था, जैसे इनके चमड़ों का, ये सारी चीज़ों का। तो इसके लिए तो उस उनके यानी बाघों के संरक्षण के लिए 29 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आपको पता भी है। और वन्य जीव जंतुओं में बाघ जो है प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तो 1973 में मुख्य रूप से पाया गया कि बाघों की अनुमानित जो संख्या है वो 5000 से घटकर कितना हो गई थी, 1827 हो गई थी। तो ये याद रखिएगा कि 29 जुलाई को टाइगर डेज के रूप में मनाया जाता है। तो अवैध रूप से इनका शिकार किया जाता था, ये सारी चीजें हैं जिनके चलते एक्सटेंड हो गए थे, यानी मुख्य रूप से इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर अगर देखें NTCA के बारे में, NTCA क्या है, एक प्रकार का प्राधिकरण है जो टाइगर्स के रिजर्व करने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी करता है। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी है।
तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसी को कहा जाता है NTCA। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2005 में की गई थी। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है? तो टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के पुनर्गठन के लिए इसको शुरुआत की है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षित करने के लिए चलाया गया था, और कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी आप याद रखेंगे 1973 में चलाया गया था, चीतों को क्या करने के लिए? संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए NTCA की गठन कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था। भारत में कई टाइगर रिजर्व इसके बाद प्रबंधन के लिए गठन भी किए गए थे। तो वर्तमान में देखा जाए तो कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में अभी 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 57वां कौन बना है? अभी हम लोग देखे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो और हम लोग देख सकते हैं 55वां कौन बना था? बीरंगना दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश का 7वां बना था। 8वां कौन बना था? यही बना है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। कौन? तो रातापानी जो है टाइगर रिजर्व है वो बना है 8वां। और 7वां कौन था? मध्य प्रदेश का बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो था वो 7वां था, और भारत का 55वां टाइगर रिजर्व था। वैसे भारत का जो है 54वां टाइगर रिजर्व कौन था? तो राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व था। 56वां की बात करें तो 56वां था जिन-3 रीजन्स कर्नाटक विशाल मैदान क्षेत्र का था। और 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का घोषित किया गया था। तो अब कितने हो गए? 57। तो 57वां, और मध्य प्रदेश का कौन हो गया? 8वां हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। इसको याद रखिएगा। और NTCA को याद रखिएगा। NTCA की स्थापना कब हुई थी? 2005 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखें अगर हम कि टाइगर जो है, चीता जो है, वह IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके किस लिस्ट में जारी है? इस चूंकि वल्नरेबल या इंडेंजर्ड किस में है? तो यह रेड लिस्ट में कौन सा है? किस में है? तो इंडेंजर्ड में है। किस में? इंडेंजर्ड में। तो टाइगर इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये IUCN कौन सा बुक जारी करता है? रेड लिस्ट या रेड बुक जारी करता है, इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलें, अगला हमारा पॉइंट है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। आपको पता भी होगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यह लॉन्च करने वाला है, कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है? प्रोवा 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। अब ये जो प्रोवा 3 जो मिशन है, ये जो लॉन्च करेगा, वो मुख्य रूप से किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसको याद रखिएगा, यह रॉकेट होगा PSLV C-59। ठीक है, तो इसरो के पास जो है मुख्य रूप से 2 लॉन्चर व्हीकल्स थे। व्हीकल्स मतलब जिसपे सैटेलाइट को लेके जाता है अंतरिक्ष में। तो एक GSLV है, एक PSLV है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को कहा जाता है। ठीक है, तो PSLV C-59 से इसको लॉन्च करेगा। तो इसको याद रखिएगा, प्रोवा 3 मिशन है, PSLV C-59 से लॉन्च करेगा। और यह जो प्रोवा 3 मिशन है, यह कहाँ का है? किसका है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। देखिए, एक समय ऐसा था जिस समय पूरे विश्व के जो देश जो थे वो भारत पे हंसते थे कि बैल पे चढ़ने वाले लोग या साइकिल से चलने वाले लोग या कैसे अंतरिक्ष को क्या जानते हैं या अंतरिक्ष में कैसे जानते हैं। आज का एक समय है जो इसरो ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग जो देशों के जो स्पेस एजेंसीज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी वो अपना जो है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो से संपर्क कर रही हैं। तो ये भारत के लिए या इसरो के लिए जो अनुसंधान है उस या अंतरिक्ष अनुसंधान है, इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है। हालांकि इसमें और रिसर्च और डेवलपमेंट में मुख्य रूप से और बढ़ाने की आवश्यकता है इसमें। और जो GDP का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च होता है बजट में, उसको भी और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, MSME सेक्टर में भी बढ़ावा मिलेगा, और मुख्य रूप से क्या होगा? रोजगार भी बढ़ेगा। हालांकि इसमें एक चीज और गवर्नमेंट ने वो किया है कि जो निजीकरण वाला चीज है, यानी जैसे आप देखेंगे अमेरिका में नासा है और एक है स्पेस एक्स जो कंपनी है जो एलन मस्क की है। तो क्या स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वो प्राइवेट कंपनी है। तो उसमें प्राइवेट अगर उसमें प्राइवेट का भी अगर उसमें सहयोग रहता है तो क्या होता है? चीज़ें जल्दी से होती है। और चूंकि जो राजस्व व्यय है या जो घाटा होता है उस पर भी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और मुख्य रूप से क्या होगा? रोजगार में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसके लिए आगे एक कदम की तरफ बढ़ रहा है। तो यही याद रखेंगे, जो प्रोवा 3 मिशन है किसका है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है, और वह भारत का इसरो जो है वो लॉन्च करने वाला है। लॉन्च किया है
कौन से व्हीकल से? PSLV C-59 से लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रोबा 3 मिशन है और उपग्रह ये जो सैटेलाइट है इसको प्रक्षेपण करेगा। कहाँ से किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वहीं से यहाँ इसका क्या किया जाएगा? मुख्य रूप से वहीं से मुख्य रूप से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इस रॉकेट का वजन कितना है ये भी याद रखिएगा, 550 किलोग्राम है, ठीक है। 550 किलोग्राम इस रॉकेट का वजन है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कहाँ पे जाने वाला है? कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और आकुल्ट सोसक्राफ्ट को स्केल्ड कॉन्फिडेंसन एक के ऊपर एक के साथ लॉन्च किया जाएगा और प्रोबा 3 दुनिया का पहला सटीक निर्माण उड़ान मिशन है, तो इसको भी याद रखिएगा मुख्य रूप से। और ये क्या करेगा प्रोबा 3 मिशन? तो सूर्य का जो कोरोना है ना, सौर कोरोना, सूर्य का जो कोरोना है या बाहरी जो क्षेत्र है जिसको कोरोना कहा जाता है उसको स्टडी करेगा, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। तो किसका है मिशन? प्रोबा 3 यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मुख्य रूप से। और लॉन्च कौन करने वाला है? इसरो लॉन्च करने वाला है। किससे? तो PSLV C-59 व्हीकल से इसरो लॉन्च करने वाला है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष उड्डयन केंद्र से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्यों भेजा जा रहा है? तो जो सूर्य का बाहरी और सबसे गर्म परत है जिसको सौर कोरोना कहा जा रहा है, उसी को क्या किया जाता है? उसी को क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा, उसी का स्टडी करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें ये मैंने पहले बता ही दिया कि लगभग 4 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया, ठीक। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अमेरिका ने भारत को हेलीकॉप्टर उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है। देखिए, एक समय ऐसा था कि भारत केवल रसिया के तरफ ही मतलब जो भी वेपन्स थे उनके लिए रसिया से ही केवल क्रय करता था। आज जो है भारत मुख्य रूप से अलग अलग देशों से भी क्रय करता है रक्षा मामले में। और दूसरा चीज, भारत के जैसे भारत में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी अगर होने लगा तो क्या होता है, जैसे भारत जो फिलीपींस वगैरह कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या करता है? एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे आपको पता भी होगा। तो जैसे ब्रह्मोस वगैरह का एक्सपोर्ट करता है। तो भारत का यह क्या होगा? धीरे धीरे जो रक्षा जो सिक्योरिटी सेक्टर है उसमें क्या होगा? धीरे धीरे मजबूती होगी। तो वैसे ही भारत जो है अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम मुख्य रूप से क्या है? MH-60R, MH-60R, इस हेलीकॉप्टर को क्रय करने के लिए प्रस्ताव किया था। अमेरिका ने इसका मंजूरी दे दिया है। तो अमेरिका की संसद जो है इसको अधिसूचित कर दिया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट, इसको याद रखिएगा, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट है। और मुख्य रूप से इसको फैसला मतलब मंजूरी दे दी गई है अमेरिका के द्वारा। और इसका लागत कितना है? 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर है। अब इससे क्या होगा? रक्षा या सुरक्षा सहयोग एजेंसी जो कांग्रेस है वहाँ की, भारत मतलब वहाँ की अमेरिका की, वह अधिसूचना में उसने बताया है कि हाँ बिक्री के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये इसको याद रखिएगा, अमेरिका का हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है? MH-60R, ठीक, ठीक है। यानी मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट है ये, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आपको पता ही है कि अमेरिका में जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। मतलब एक बार वो बन चुके थे राष्ट्रपति, दूसरा बार बन रहा है। और आपको पता ही भी है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है 4 वर्ष के लिए होता है। और मुख्य रूप से कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति हो गया तो तिबारा तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ पे बाउंडेशन है, अपने वहाँ नहीं है बाउंडेशन, अपने वहाँ तक कितना बार लड़ सकता है चुनाव, ठीक है। तो इसको याद ही रखेंगे आप, ठीक। तो आगे देखिए, तो 60R जो हेलीकॉप्टर है उसके सहायता के लिए कितना? 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे की मंजूरी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। कितने हेलीकॉप्टर आ रहे हैं मुख्य रूप से? तो सौदे के तहत अनुबंधित 24 हेलीकॉप्टर में से 9 को अब तक भारत की सशस्त्र सेवा में क्या किया चुका है? शामिल किया जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, चीन का अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया। तो अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह क्या है? बर्फ की चादरों से पूरा पड़ी हुई है। तो वहाँ पे कोई भी देश नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों ने वहाँ पे अपना वैज्ञानिक शोध स्थापित किया, जैसे भारत भी किया है। तो वैसे ही चीन जो है अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया अभी, ठीक है, अंटार्कटिका में। तो इसको याद रखेंगे, ठीक। तो बर्फीले और संसाधन संपन्न जो दक्षिणी महाद्वीप है वहाँ पे अनुसंधान स्टेशन को मुख्य रूप से चाइना ने वहाँ पे क्या कर लिया है?
स्थापित कर लिया है वायुमंडल निगरानी स्टेशन वहाँ पे, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भारत की अगर बात किया जाए तो भारत अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान कब चलाया गया था? 1982 में उतरा था, और तब से भारत जो है ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पे रहा है। जैसे दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है, मैत्री के रूप से। तो ये याद रखेंगे कब? जनवरी 1982 में, 1982 में, ठीक। तो आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो भारत में कहाँ कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 ठो देखने को मिल जाएगा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। वो है कौन कौन सा? तो भातोरी जो मोनेस्ट्री है वो हो गया, या हाई एल्टीट्यूड मीडो हो गया, या बिर्च पाइन फॉरेस्ट ये हो गया, ठीक। मध्य प्रदेश में नैरो हिल्स हो गए, अमरकंटक हो गया, फिर पतालकोट हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम महाराष्ट्र में चलेंगे तो लंडोर खोरी हो गया, फिर से महाराष्ट्र में गणेश किंड गार्डन हो गया, फिर महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो हिरनकेशी हो गया, ठीक। फिर महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो बम्बार्डे माइस्टिक स्वैम्प्स हो गया, गोवा में देखेंगे तो पूर्वाटली राय हो गया, ठीक। ये सब मुख्य रूप से आपके बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे इंडिया में साइट्स हैं, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, किन किन राज्यों में मुख्य रूप से है। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ में एक है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, सिक्किम में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ये सब जो है, अब इसमें से कल्चरल है और एक जो है मिक्स है, 7 नेचुरल है और 52 जो है कल्चरल है। यानी 52 और 7 कितना हो गया? 59, और एक टोटल कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।